हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम क्या है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने हमारा जो रोटेशनल मोशन वाला पोर्शन था उसको स्टार्ट करा था। हमने क्या देखा था कि कोई भी पॉइंट या फिर कोई भी पार्टिकल जो किसी सिस्टम के अंदर है वो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन अगर करता है तो उस बॉडी को हम क्या कहेंगे कि वो किस में है, रोटेशनल मोशन में। मतलब रोटेशनल मोशन में जब बॉडी होती है तो उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके सब क्या करते हैं, एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो रोटेशनल मोशन को गवर्न करती है आगे, उसका नाम क्या है, मोमेंट ऑफ ए फोर्स या फिर टॉर्क जिसको बोलते हैं। क्या होता है ये, अब इसके बारे में बेसिक तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 5 में जब हमने फोर्सेस के बारे में बात करी थी। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डीप लेवल पे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब बात करते हैं कि ये क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या पड़ी और ये क्यों एग्जिस्ट करता है, ये बात अपन को करनी है। जैसे सामने मैंने बोर्ड पे क्या बना रखा है, गेट बना रखा है। ये जो गेट है एक इसका मैं हैंडल बनाता हूँ जिससे अपन इसको ओपन या फिर क्लोज करेंगे। ठीक है, और ये क्या है, हिंज पॉइंट है, मतलब इनके अबाउट ही क्या करेगा, गेट ओपन या फिर क्लोज होगा। ठीक है, अब मेन बात क्या आती है कि जब मैं इस गेट को ओपन करता हूँ तो मेरे को क्या अप्लाई करना पड़ रहा है, एक फोर्स अप्लाई करना है। लेकिन क्या वो जो फोर्स मेरे को अप्लाई करना है क्या वो हिंज पॉइंट के अबाउट करना है, क्या मतलब हिंज पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ क्या, नहीं, इसके अबाउट तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। फोर्स लगाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इससे कहीं और डिस्टेंस के ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैंने एक फोर्स अप्लाई करा कि ये गेट के लिए मैंने एक पुल अप्लाई करा, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, बोर्ड के आउटवर्ड इस पॉइंट से, और जो हिंज पॉइंट है उसकी क्या एक डिस्टेंस है। तो ये तो क्या होगा, हिंज पॉइंट की एक डिस्टेंस, लेट से डिस्टेंस कितनी है, डी, और ये जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ ये बाहर की तरफ ही कितना है, एफ। अब अपन क्या देखते हैं कि ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे और ये दोनों एक दूसरे क्या हो, परपेंडिकुलर। अब मेन बात क्या आती है, अगर मैं ये जो हैंडल है इस गेट का, अगर मैं इसको यहाँ ना लगा के मैं बोलता हूँ कि मैं तो इसको और थोड़ा सा बीच में लगाऊंगा, तो मैंने इसको यहाँ लगा दिया। अब मैं क्या देखता हूँ कि अब जब मैं गेट ओपन करता हूँ तो मेरे को क्या है, ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर, जब वो जो डिस्टेंस थी वो इतनी ज़्यादा थी किसकी, इसके हैंडल की। लेकिन अगर मैंने उस हैंडल को बीच में लगा दिया तो अब जो मेरे को फोर्स लगाना पड़ रहा है उसी गेट को ओपन करने के लिए वो क्या हो गया, ज़्यादा। फिर अगर मैं इस हैंडल को और पास में लगा देता हूँ हिंज के, तो अब मैं क्या देखता हूँ कि अब जो मेरे को इस गेट को ओपन करने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है वो क्या हो गया, और ज़्यादा। इसका मतलब जो ये फोर्स टर्न होगा वो किस किस के ऊपर डिपेंड होगा, फोर्स के ऊपर तो होगा ही होगा, उसके साथ में ये जो डिस्टेंस है किसकी, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की और हिंज की, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन ट्रांसलेशन मोशन में तो ऐसा नहीं था। वहाँ पे क्या था कि जैसे ये कोई बॉडी है, इसको अगर मेरे को क्या करवाना है, मोशन करवाना है, तो मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ, इसको एक्सेलरेशन मिलता है और ये क्या करने लग जाती है, मोशन। तो अब कितना एक्सेलरेशन मिलेगा, कितनी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वो ओनली एंड ओनली किसके ऊपर डिपेंड होता था, नेट फोर्स पे, कि आप नेट फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कितना कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे फोर्स के ऊपर तो डिपेंड ही है यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट, लेकिन उसके साथ में एक और चीज़ पे डिपेंड है, किसके ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर। और ये डिस्टेंस कौन सी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो टर्निंग इफेक्ट होता है किसी भी बॉडी का, जैसे अपने यहाँ पे जो बॉडी है वो कौन सी है, ये गेट, तो जो टर्निंग इफेक्ट होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स की वजह से ये बॉडी कितना टर्न कर रही है, ये कितनी चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दो। एक तो क्या है फोर्स, क्या आप फोर्स अप्लाई कितना कर रहे हो, सेकंड क्या चीज़ है कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है हिंज पॉइंट से, इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब क्या है कि अगर मैं ये डिस्टेंस को क्या कर देता हूँ, कम, जैसे हैंडल यहाँ था, अगर मैंने हैंडल कम कर दिया तो जब मैंने डिस्टेंस कम कर दी तो जो मेरे को फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा। और अगर मैं डिस्टेंस ज़्यादा कर देता हूँ, मतलब मैं ये डिस्टेंस ज़्यादा कर देता हूँ, तो वो गेट इजीली ओपन हो रहा है, इजीली ओपन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा कर रहा हूँ तो फोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, कम। इसका मतलब जो टर्निंग इफेक्ट है वो इन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन, किस किस का, फोर्स का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। तो ये जो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनका जो प्रोडक्ट होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं कि इसके ऊपर अपना डिपेंड क्या कर रहा है, टर्निंग इफेक्ट। और ये जो टर्निंग इफेक्ट होता है किसका, फोर्स का, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ ए फोर्स या फिर टॉर्क। तो यही क्या हो जाता है, मोमेंट ऑफ ए फोर्स, मोमेंट ऑफ ए फोर्स, या फिर इसी को अपन क्या बोल देते हैं, टॉर्क। तो यही अपनी डेफिनेशन हो गई कि जो मोमेंट ऑफ ए फोर्स या फिर जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, कि वो क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट होता है। किसका टर्निंग इफेक्ट होता है, फोर्स का, कि फोर्स कितना टर्न कर पा रहा है। और किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो दो फैक्टर के ऊपर, पहला क्या है फोर्स और दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आपने एक को कम करा तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा, और अगर आपने पहले को क्या कर दिया ज़्यादा तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, कम। अगर आपको सेम अमाउंट ऑफ क्या चाहिए, टर्निंग इफेक्ट चाहिए तो इसका मतलब जो चीज़ लीनियर मोशन के अंदर, जो आपका लीनियर मोशन था वो ओनली
किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, फोर्स के ऊपर। वही चीज रोटेशनल मोशन जो होता है वो किस के ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स के ऊपर और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर। तो मतलब वहां पे जो रोल ओनली किसका था, फोर्स का। यहाँ पे उसका जो एनालोगस हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है इसकी डायमेंशन की। इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो डायमेंशन की अगर अपन बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या निकला अपना, जो टॉर्क होता है इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं टॉ से। ठीक है, ये टो का क्या है सिंबल। अब नेक्स्ट बात क्या आती है, क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की जो डायमेंशन है वो क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन इजीली निकाल सकते हैं। एम ए से मास की कितनी होती है, एम एक्सेलरेशन की कितनी होती है, एल टी माइनस टू। तो इसकी कितनी निकल गई, एम वन एल वन टी माइनस टू और मल्टीप्लाई बाय यहाँ कितना हो रहा है, डी। तो डी मतलब क्या, एल वन। तो ओवरऑल कितनी निकल जाती है, एम वन एल टू टी माइनस टू। ये क्या निकल गई, डायमेंशन निकल गई किसकी, टॉर्क की या फिर मोमेंट ऑफ ए फोर्स की। अब बात आती है यूनिट की। तो यूनिट की अगर अपन बात करें तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन। और डिस्टेंस की ऐसा यूनिट लेंथ की क्या होती है, मीटर। इसका मतलब जो न्यूटन मीटर है वो किसकी, ऐसा यूनिट है टॉर्क की या फिर मोमेंट ऑफ ए फोर्स की। अब बात आती है किसकी, डायरेक्शन की, कि डायरेक्शन कौन सी होगी, मतलब कब आप टॉर्क को क्या बोलोगे, पॉजिटिव, और कब आप टॉर्क को क्या बोलोगे, नेगेटिव। तो अपन कैसे इस चीज को समझ सकते हैं, अगर जो टॉर्क है उससे बॉडी क्या करी, टर्न करी। अब वो जो टर्निंग है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि जो टॉर्क है वो क्या है, पॉजिटिव। और अगर वो जो टर्निंग है अगर वो क्लॉकवाइज होती है तो हम जो ये टॉर्क है उसको क्या बोल देते हैं, नेगेटिव। तो फिर से पॉजिटिव टॉर्क अपन किसको बोलेंगे, पॉजिटिव टॉर्क जब आपकी जो टर्निंग है वो कैसी हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर नेगेटिव टॉर्क किसको बोलेंगे, जब जो टर्निंग है वो कैसी हो रही होगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसकी अपन एप्लीकेशन कहाँ पे लेते हैं, तो इसकी एप्लीकेशन अपन बहुत ज़्यादा लेते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जैसे अपन बात करते हैं हैंडपंप की। हैंडपंप क्या होता है ये तो पता ही है, इसके लिए तो बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे अगर मैं बात करें ये हैंडपंप पे ये लगा हुआ है ग्राउंड के ऊपर, तो इससे क्या होता है, एक हैंडल निकला होता है, ठीक है, और यहाँ से जो है आपका वाटर आता है। तो अब अपन क्या करते हैं, इस हैंडल के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। और इसको फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है, ये जो पूरी आर्म है, ये जो पूरी आर्म है ये कहाँ आती है, नीचे, और यहाँ से अपने को क्या मिलता है, पानी। तो अपन क्या करते हैं कि हैंडपंप है, इसको अपन क्या करते हैं, पकड़ के ऐसे ऊपर नीचे, और अपन को क्या मिलता है, यहाँ से वाटर। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टॉर्क की एप्लीकेशन कैसे हो रही है, ये जो आर्म है, अब आपने जब बिल्कुल इस आर्म के बिल्कुल एंड पे अगर आप फोर्स उसको पकड़ के और अगर फोर्स लगाते हो तो इजीली आप उसको चला लेते हो, उसका मोशन करवा लेते हो और आपको इजीली क्या मिल जाता है, वाटर। लेकिन नहीं, आप तो भावुक हो रहे थे कि मैं यहाँ से नहीं पकड़ूंगा, यहाँ से तो सब पकड़ते हैं, मैं इसको यहाँ से फोर्स लगाऊंगा। तो आपने अगर उसके मिड पॉइंट से, मतलब वो जो टोटल लेंथ है उसकी, अगर आप उसको मिड पॉइंट से पकड़ के फिर फोर्स लगाते हो, तो अब आप क्या देखते हो कि उसको जो टर्न करवाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। क्यों हो गया ज़्यादा, क्योंकि पहला आप यहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे थे, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी, इतनी ज़्यादा, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, उसको वहाँ फोर्स ना लगा के अब आप उसको कहाँ फोर्स लगा रहे हो, मिड में। तो अब जो डिस्टेंस हो गई वो क्या हो गई, कम। अब डिस्टेंस कम हो गई मतलब टॉर्क क्या हो गया, कम। और टॉर्क अगर कम हो गया इसका मतलब आपको फोर्स क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने डिस्टेंस क्या कर दी, कम। अब आप उसको बोलते हो कि मैं उसको वहाँ भी फोर्स नहीं लगाऊंगा, मैं उसको फोर्स लगाऊंगा बिल्कुल यहाँ पे, उसके बिल्कुल पास में। तो अब आपको जो फोर्स लगाना पड़ रहा है वो क्या है, बहुत ज़्यादा। तो यही क्या है एप्लीकेशन, इसलिए उसकी जो लेंथ है उसकी हैंडल की वो क्या करी जाती है, बहुत ज़्यादा लंबी रखी जाती है। ऐसे अगर अपन बात करें जो आपकी बाइक्स होती है उसकी जो अपन किक लगाते हैं, तो वो जो किक होती है वो कहाँ पे उसकी कनेक्टेड होती है, इंजन के अंदर कनेक्टेड होती है। तो वो जो किक की इतनी बड़ी लेंथ होती है जिसके ऊपर आप किक लगाते हो, फोर्स लगाते हो, तो वो जो इतनी लेंथ है वो इसीलिए है कि आपको जो फोर्स लगाना पड़े वो क्या हो, कम हो, क्योंकि उस किक की उन्होंने लेंथ क्या कर दी, ज़्यादा कर दी। ठीक है, यस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है अपना, रोटेशनल इक्विलिब्रियम इन प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। सो क्या होता है, अभी तक अपन ने कौन सा इक्विलिब्रियम देखा है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और हल्का सा उसमें रोटेशनल वहाँ पे ऐड करा था, पर इसको अब यहाँ पे डीप में देखते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि अपन किसी भी बॉडी को अपन कब बोलेंगे कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, ओनली तब जब अपन उसके किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर अपन टोटल मूवमेंट निकाले तो वो कितना आता है, जीरो। फिर से किसी भी बॉडी के लिए कब कहा जाएगा कि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, जब अपन उस बॉडी के किसी भी पॉइंट के अबाउट टोटल मूवमेंट निकाले तो वो कितना आ जाएगा, जीरो। टोटल मूवमेंट या टोटल टॉर्क कितना आ जाएगा, जीरो। या फिर और कैसे बोल सकते हैं, अब कितने टाइप के हो सकते हैं, देखो अभी अपन ने बात करी टॉर्क के। अब अगर वो क्लॉकवाइज घूम रही है तो क्या हो जाता है, वो नेगेटिव टॉर्क, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव टॉर्क। मतलब जो कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के। बॉडी का जो टर्निंग इफेक्ट दो टाइप का है, तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसके अलावा तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं अब
आपने क्या बोला कि टोटल जो मूवमेंट है किसी भी पॉइंट के अबाउट वो टोटल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। टोटल 0 होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि जो उस पॉइंट के अबाउट जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसके आसपास में, तो वो सारे फोर्स जो कि क्लॉकवाइज मूवमेंट करवा रहे हैं और वो सारे फोर्स जो कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करवा रहे हैं, उन वो दोनों आपस में एक दूसरे क्या होना चाहिए, इक्वल। क्योंकि एक जैसे ये बॉडी है और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, लेट से कोई फोर्स है जो इसको क्या करवाना चाह रहा है, क्लॉकवाइज बेंड करवाना चाह रहा है, और ऐसे एक दूसरा फोर्स है जिसको क्या करवाना चाह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बेंड करवाना चाह रहा है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे क्या होना चाहिए, इक्वल। मतलब एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट है उसको किसके इक्वल होना पड़ेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट के। तभी अपन क्या बोलेंगे कि उन दोनों वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तभी तो उन दोनों का सबमिशन कितना आ जाएगा, टोटल 0। और उसी को अपन क्या बोलते हैं कि जो आपकी बॉडी है वो किसमें, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट वो बेंड नहीं हो रही है। अब बेंड नहीं हो रही है मतलब रोटेट नहीं हो रही है, और रोटेट नहीं हो रही है उसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होना उस बॉडी का। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर अपन बात करते हैं कि ये आपकी एक रोड है, ठीक है। अब ये जो रोड है ये किसके अबाउट पिवोट है, फिक्स्ड है, अपन बोल सकते हैं ओ पॉइंट के अबाउट। मतलब ओ पॉइंट के अबाउट ये जो रोड है ये ऐसे क्या कर सकती है, ऊपर नीचे मोशन कर सकती है। अपन ने क्या करा, इसके ऊपर 2 वेट लगा दिए, एक साइड में d1 डिस्टेंस पे, ओ जो पॉइंट है मिड पॉइंट उससे d1 डिस्टेंस पे कितना लगा दिया, w1, और ऐसे इधर ये जो डिस्टेंस है d2 डिस्टेंस के ऊपर कितना लगा दिया, w2। अब अपन क्या देखते हैं कि अब ये फोर्स कैसे लग रहा है, w1 ऐसे, मतलब w1 कितना हो जाएगा, वेट कितना होता है m1g, और ऐसे ये जो w2 होगा ये कितना हो जाएगा, m2g, ये क्या हो जाएगा, w2। अब अगर अपन बात करें कि ये जो फोर्सेस यहाँ पे है इनके जो वेट है ये टोटल कितने होंगे, मोमेंट कितना होगा, अपन यहाँ पे मोमेंट निकाल रहे हैं, तो जो मोमेंट होगा ये तो इनके वेट हो गए। अब मोमेंट कितना निकलता है, तो ओ पॉइंट के अबाउट में निकाल रहा हूँ, तो मैं निकाल क्या रहा हूँ, मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ। अब ओ पॉइंट के अबाउट अगर मैं क्या निकालता हूँ, मूवमेंट निकालता हूँ, तो पहले अपन बात करते हैं किसकी, वेट 1 की। अब वेट 1 देखो हो क्या रहा है, अगर मैं इसको इंडिविजुअली यहाँ पे बनाऊँ वेट 1 की, यहाँ पे ये क्या है, पिवोट है, मतलब इस पॉइंट के अबाउट क्या कर सकता है, मोशन। ये क्या है, वेट 1, और ये क्या हो जाती है, डिस्टेंस। और ऑब्वियसली बात है कोई पॉइंट अगर ऐसे फिक्स है, मान लो कि ओनली यही फोर्स लग रहा है, तो ये इसको कहाँ ले जाना चाह रहा है, नीचे ले जाना चाह रहा है। अब नीचे ले जाना चाह रहा है मतलब इसका जो मोशन होना चाह रहा है वो कैसे होना चाह रहा है, ऐसे होना चाह रहा है। अब और ये वाला जो पॉइंट है कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब ये जो डायरेक्शन होती है कौन सी डायरेक्शन होती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब ये जो टॉर्क होगा ये कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो ये जो W1 वेट है ये कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉर्क ऑफ वेट W1 कितना हो जाएगा, उसका वेट मल्टीप्लाई बाय उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है उसकी, फिक्स पॉइंट से D1, तो कितना हो जाएगा, m1g d1, ठीक है। और ऐसे अगर मैं बात करूँ किसकी, ये जो सेकंड फोर्स है, अभी सेकंड फोर्स को यहाँ पे देखो इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर सकता है, और ये जो सेकंड फोर्स कैसे लग रहा है, W2 ऐसे, और ये क्या होगा, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये रोड है, ये वाली रोड है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या हो रहा है कि इधर फोर्स लग रहा है तो ये कैसे जाएगी, नीचे। अब ये वाला एंड कहाँ जाएगा, नीचे, तो ये वाला दूसरा एंड का जा रहा है ऊपर। इसका मतलब इसका जो मोशन होगा ये एंड तो कहाँ जाएगा, ऐसे, और ये एंड कहाँ जाएगा, ऐसे। और ये जो मोशन होता है ये कौन सा होता है, क्लॉकवाइज मोशन। इसका मतलब जो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और अब अपन बात कर रहे हैं टॉर्क ऑफ वेट W2। अब W2 कौन सा जो करवाएगा, कौन सा मोशन करवाएगा, इसका क्लॉकवाइज मोशन। अभी अपन ने देखा, अब क्लॉकवाइज मोशन जो है टॉर्क कितना है उसका, अब वेट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वेट कितना है m2g, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है, d2। तो ये तो बात हो गई इन दोनों की। अब अगर अपन कब बोल सकते हैं कि ये जो सिस्टम है, सिस्टम जिसके अंदर एक क्या रोड और ये यहाँ पे क्या लगे हुए 2 वेट, तो अपन कब बोलेंगे कि ये जो सिस्टम है ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, जब अभी अपन स्टार्टिंग में बात करी कि जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क या फिर मूवमेंट होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, क्लॉकवाइज के। एंटी क्लॉकवाइज किसके इक्वल है, m1g d1, वो किसके इक्वल होना पड़ेगा, m2g d2, या फिर और क्या बोल सकते हैं कि w1 d1 किसके होना इक्वल होना चाहिए, w2 d2 के। अगर ये दोनों होते हैं, इक्वल होते हैं, इफ कंडीशन ले रहा हूँ, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं उसी मूवमेंट पे मैं क्या बोल पाऊंगा कि ये जो बॉडी है ये किस में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं इसका मतलब ये जो बॉडी है ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो अगर वो कहता है क्वेश्चन में, वो क्या कहता है कि
ये उसने कोई भी प्रॉब्लम आपको दे दी और उसने बोल दिया कि ये जो सिस्टम है ये क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो अपन क्या कंसीडर कर लेंगे कि उसने बोल दिया कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज जितना मूवमेंट होगा उतना ही किसके कितना होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो वहां से अपन को क्या मिल सकती है, इक्वेशन मिल सकती है। ठीक है, जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि आपकी एक रोड है, रोड की लेंथ कितनी है 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर की एक रोड जिसका जो मास है वो कितना है 4 kg। उस रोड को मैंने क्या करा, दो नाइफ एज मतलब दो चाकू के ऊपर उसको क्या कर रखा है, टिका के रख रखा है। ठीक है, अब वो रख रखा है, इसका मतलब क्या है कि वो किस में है, रेस्ट में, और रेस्ट में इसका मतलब वो चीज़ किस में है, इक्विलिब्रियम में। ये उसने क्वेश्चन में गिवन है कि एक रोड जो कि दो नाइफ एजेस के ऊपर टिकी हुई है, मतलब रेस्ट में, मतलब न तो कोई ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है, मतलब न तो लीनियर मोशन कर रही है या फिर ना ही वो रोटेशनल मोशन कर रही है, मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। ये उसने क्या है कि क्वेश्चन में गिवन है। और एक और क्या चीज गिवन है कि इसके एक एंड से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर 6 kg का मास है, वो भी क्या हो रखा है, 6 kg का मास भी इसके ऊपर हैंगे। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि वो जो नाइफ एज है जो कि दोनों एंड से कितनी डिस्टेंस पे है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, उनके ऊपर रिएक्शन फोर्स कितना होगा। मान लो इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स कितना है R1 और इसके ऊपर जो रिएक्शन फोर्स है वो कितना है R2। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि ये एक रोड है। अब रोड का ऑब्वियसली बात है कुछ मास है, और मास है तो उसका मास एक्ट करेगा किस फॉर्म में, वेट की फॉर्म में, और वो वेट कितना हो जाता है mg। तो ये mg कितना हो जाएगा, m कितना है यहाँ पे 4, तो 4 इंटू जी, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वेट, किसका वेट है, रोड का वेट है। और उसने क्या बोला कि भाई 30 एक एंड से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर, और उसने क्या लगा दिया 4 kg का मास। तो अब कुल मिला के डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक तो रोड का खुद का वेट है और एक उसके ऊपर जो हैंग कर रखा है। अब ऑब्वियसली बात है दो डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों एंड के ऊपर क्या लग रहा होगा, रिएक्शन लग रहा होगा अप साइड में। वो कितना हो जाएगा, एक मान लिया फर्स्ट के ऊपर कितना R1 और सेकंड के ऊपर कितना R2। तो आपसे ये रिएक्शन ही आपसे पूछ रहा है कि रिएक्शन क्या होंगे। अब सबसे पहली चीज फिर से, कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब 3 कंडीशन फुलफिल हो रही है। याद करो 5th चैप्टर। पहली क्या कंडीशन है कि टोटल सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कौन से वाले, हॉरिजॉन्टल, कितने होंगे 0। और ऐसे ही सेकंड कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ वर्टिकल फोर्स, कितने, y एक्सिस वाले, वो भी कितने होंगे 0। और थर्ड कंडीशन क्या होती है कि सबमिशन ऑफ टॉर्क या फिर मूवमेंट किसी भी एक्सिस के अबाउट, वो भी कितना आना चाहिए 0। और मूवमेंट किसी भी एक्सिस के अबाउट 0 आने का मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आप मूवमेंट निकालते हो तो जितना क्लॉकवाइज आएगा उतना ही क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब इन्हीं 3 इक्वेशन है। अब इक्वेशन 3 है, यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स तो लग रहा है क्या, नहीं, ओनली 2 फोर्स कैसे लग रहे हैं, डाउनवर्ड, और 2 रिएक्शन कैसे लग रहे हैं, अपवर्ड। लेकिन कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या, नहीं, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो ये पहली इक्वेशन तो वैसे भी कुछ काम की नहीं थी। अब कितनी इक्वेशन बची अपने पास में, 2 इक्वेशन बची। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन अपन को काम में लेनी है। अब 2 इक्वेशन है और 2 ही वेरिएबल अपन को निकालने हैं, तो इजीली अपन ये 2 इक्वेशन निकालते हैं और उन 2 इक्वेशन की हेल्प से 2 वेरिएबल को इजीली निकाल लेते हैं। बिल्कुल आ गया प्रोसीजर समझ में। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस कितना आना चाहिए 0, क्योंकि उसने क्या बोला कि ये किसमें, इक्विलिब्रियम में। वर्टिकल फोर्सेस कितने लग रहे हैं, अपवर्ड कितने लग रहे हैं R1, मतलब वर्टिकल फोर्स टोटल जो होंगे वो इक्वल होंगे, मतलब जो अपवर्ड फोर्स है वो किसके इक्वल होंगे, डाउनवर्ड के। अपवर्ड कौन कौन से, R1 और R2, तो R1 प्लस R2 ये दोनों किसके इक्वल होंगे, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे, एक तो 6 kg और एक 4g। अब 6 kg तो क्या है, मास है, तो इसको मेरे को वेट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो अब F इक्वल टू क्या होता है mg। अब यहाँ पे F कितना लग रहा है यहाँ पे 6 इंटू जी कितना है 9.8। तो ये क्या हो गया मेरे पास, फोर्स किसमें, न्यूटन में। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक तो क्या है 6 इंटू 9.8 प्लस दूसरा कौन सा आ रहा है 4 इंटू 9.8, क्योंकि ये दोनों किसकी फॉर्म में है, मास की फॉर्म में, तो अपन वेट में कन्वर्ट करेंगे। वेट कितना होता है mg, तो ये अपन ने mg यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो यहाँ से R1 प्लस R2 कितना निकल जाएगा 9.8। अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो कितना आ जाता है 6 प्लस 4 कितना होता है, 6 प्लस 4 10। और इसका मतलब R1 प्लस R2 जो है वो कितना आ जाता है यहाँ पे 9.8 इंटू 10 कितना हो जाता है 98। और ये निकलेगा क्या, न्यूटन, क्योंकि वेट की ऐसी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो पहली चीज़ तो अपन ने निकाल दी, बधाई की बात है, क्या कि टोटल फोर्स जो किसके इक्वल है 0 के, मतलब जो अपवर्ड फोर्स है वो किसके, डाउनवर्ड के। और यहाँ से R1 R2 की इक्वेशन अपन को निकल गई। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, टोटल टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट कितना होता है 0।
टोटल टॉर्क के अबाउट किसी पॉइंट के अबाउट मेरे को टॉर्क निकालना है। किसके अबाउट निकालो तो मैं इसको निकाल रहा हूँ इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट। मान लो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑब्वियसली बात है दोनों इस मूवमेंट पे क्या है सेम, क्योंकि अपन अर्थ के लेवल की बात करें, अर्थ के लेवल पे दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं। तो ये मैंने क्या मान लिया जी, अब ये नाइफ है जी, एक ये है और दूसरा ये है, तो इसको मैं क्या मान रहा हूँ K1 और इसको दूसरे अदर पॉइंट को मैं क्या मान रहा हूँ K2। अब एक चीज़ आपको ध्यान क्या रखनी है कि अपन यहाँ पे जो मूवमेंट लेंगे वो R1 या R2 के अबाउट नहीं लेंगे। क्यों उसके अबाउट क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अगर आपने उसके अबाउट ले लिया तो उन फोर्सेस का मूवमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। क्योंकि अगर मैं जैसे बात करता हूँ कि अगर मैं K1 पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेता हूँ तो यहाँ पे फोर्स कितना है R1 और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, जीरो। क्यों? क्योंकि फोर्स उसी पॉइंट से निकल रहा है जिस पॉइंट के अबाउट आप क्या ले रहे हो, मूवमेंट ले रहे हो। तो R1 का मूवमेंट तो काउंट ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या, अब मेरे को R1 R2 तो चाहिए इक्वेशन में, इसीलिए तो इक्वेशन बना रहे हैं। इसका मतलब मूवमेंट हमेशा उन दोनों पॉइंट के अबाउट, मतलब उन सारे पॉइंट्स के अबाउट नहीं लेना है जो पॉइंट्स आपको चाहिए आपकी इक्वेशन में। उसके अबाउट आप किसी भी अबाउट ले लो, चाहे इस पॉइंट के अबाउट ले लो जहां पे 6 kg है, ये चाहे इस पॉइंट के अबाउट ले लो जहां पे क्या है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है। अब फिर अपन कोशिश करते हैं कि जो चीज़ अपन को चाहिए उसको तो रखना है। देखो समझो करना कैसे, जो चीज़ अपन को चाहिए उसको तो रखना है। अब जो अदर चीज़ जो नहीं चाहिए तो अपन कोशिश करते हैं कि उनमें से किसी एक पॉइंट के अबाउट ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि मैं ये जी के अबाउट लेता हूँ या फिर मान लो ये कोई एक ए पॉइंट है जिसके ऊपर 6 kg है उसके अबाउट लेता हूँ, तो अगर इन दोनों में से किसी एक पॉइंट के अबाउट लेता हूँ तो वो वाला जो उन फोर्स का, मान लो मैंने ए के अबाउट लिया तो ये 6 kg का मूवमेंट कितना हो गया, जीरो। और या फिर अगर मैंने जी के अबाउट ले लिया तो इसके वेट के अबाउट जो होगा मूवमेंट वो कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसलिए अपन इन दोनों में से किसी भी एक के अबाउट लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लेट से जी के अबाउट अगर अपन मूवमेंट लेते हैं तो मैं बात कर रहा हूँ मूवमेंट अबाउट पॉइंट जी के अबाउट बात करें। जी के अबाउट होगा क्या, तो देखो अब यहाँ पे अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है जी के अबाउट अगर अपन बात करें, ये जो R1 फोर्स है ये इसको घुमाना चाह रहा है ऐसे, क्योंकि R1 फोर्स इस पॉइंट के अबाउट, मान लो ये रोड है, ठीक है, और ये जी पॉइंट के अबाउट ये R1 फोर्स का लग रहा है रिएक्शन ऊपर, मतलब ये इसको घुमाना चाह रहा है ऐसे। और ये जो डायरेक्शन है कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका मतलब जो जी है, जी ये R1 है, ये R1 कैसे घुमाना चाह रहा है, इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। अब यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, R1 क्या करना चाह रहा है, क्लॉकवाइज मोशन करवाना चाह रहा है। अब ऐसे अगर मैं बात करूँ किसकी, ये 6 kg की, 6 kg को देखो, ये क्या है पॉइंट है जी और ये क्या है, मान लो यहाँ पे 6 kg, 6 kg का लग रहा है नीचे, मतलब ये इसको घुमाना चाह रहा है कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये जो वेट है 6 kg, ये कैसे घुमाना चाह रहा है इसको, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, R2 की। जी के अबाउट ले रहे हैं, ये जी पॉइंट R2 का लग रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है, मतलब ये इसको ऐसे घुमाएगा। ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसका मतलब जो R2 है वो भी कैसे घुमाएगा इसको, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे मैंने ये तीनों क्यों लिखे, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, देखो और तो कुछ बचा नहीं, जी के अबाउट तो ले रहे हैं तो उसका तो क्या हो गया, जीरो। अब कितने बचे, R1 R2 और ये 6 kg, 3 बचे। अब अपन ने कंडीशन किसकी ले रहे हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला कि रेस्ट पे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो टोटल टॉर्क जीरो का मतलब क्या है, किसी भी पॉइंट के अबाउट जितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, मोमेंट है, उतना ही मोमेंट कितना है, क्लॉकवाइज। वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल होगा किसके, क्लॉकवाइज मूवमेंट के। अब यहाँ पे देख लो एंटी क्लॉकवाइज कौन है और उसको इक्वल कर दो किसके, क्लॉकवाइज के। तो अब अगर मैं बात करूँ क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन दे रहा है, R1। तो पहले बात कर रहा हूँ किसकी, क्लॉकवाइज की, R1 मल्टीप्लाई बाय उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, जी से। अब ये डिस्टेंस टोटल कितनी है, ये डिस्टेंस टोटल कितनी है, 70 सेंटीमीटर, ठीक है। 70 में से अपन किसके अबाउट ले रहे हैं, जी के अबाउट। तो जी के अबाउट मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो गई, 35, ठीक है। अब 35 में से क्या है कि R1 कहाँ पे, 10 पे, तो अब रिमेनिंग कितना बचा, ये जो डिस्टेंस बची है कितनी बची, 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 0.25 मीटर, क्योंकि अपन बात अब हमेशा किसकी करते हैं, ऐसा यूनिट, और जो लेंथ की ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर। ये तो कौन सा हो गया, ये जो मूवमेंट है ये कौन सा मूवमेंट हो गया, क्लॉकवाइज। अब ये किसके इक्वल होगा, एंटी क्लॉकवाइज के। तो इसको इक्वल करना है, किसके इक्वल करना है, एंटी क्लॉकवाइज के। एंटी क्लॉकवाइज में कौन कौन है, पहला तो 6 kg, तो फोर्स कितना लग रहा है, 6 kg। अभी जो 6 है, 6 क्या है, यहाँ पे मास दे रखा है। अब मास किस में है, kg में, लेकिन अपन यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, फोर्स मतलब वेट। अब ये जो वेट है कितना हो जाएगा, 6 × 9.8, तो ये तो क्या हो गया, फोर्स मल्टीप्लाई बाय उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, ए पॉइंट के ऊपर ये फोर्स लग रहा है कितना, 6 kg, और जी पॉइंट के अबाउट अपन निकाल रहे हैं। ए पॉइंट कितने डिस्टेंस पे, टोटल यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, और जो जी है बिल्कुल रोड के बीच में होगा तो वो कितना है, 35। तो 35 - 30 करते हैं तो कितना आता है, 5 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 0.05 मीटर। तो ये तो क्या निकल जाता है इसका टॉर्क, 6 kg
मास का, प्लस एक और है यहाँ पे कौन R2 भी क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे अपन ऐड, क्योंकि इधर क्या है क्लॉकवाइज और इधर क्या है टोटल एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज एक तो अपन ने कर लिया 6 kg, अब दूसरा कर रहे हैं कौन सा R2 क्या है, तो यहाँ क्या आ जाएगा R2 मल्टीप्लाई बाय उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो भी कितना है, अब जैसे R1 कितना है इधर से सेंटर से 25, तो ये भी कितना है इधर से 25, क्योंकि दोनों सेम है, तो ये R2 कितना हो जाएगा 25, मतलब क्या है 0.25 क्या मीटर। अब इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 0.25 R1 इक्वल टू ये कितना हो रहा है यहाँ पे 100 और यहाँ पे ये कितना जा रहा है 10, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 6 × 98 × 5। अब ये 5 इसे कट रहा है कितने टाइम 2 टाइम, और ये कितनी बार कट गया इससे 3 टाइम्स, तो यहाँ पे जो बचा वो बचा कितना 3 × 9.8 डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब प्लस उधर कितना आ रहा है R2, कितना R2 है वो 0.25 R2, इसको इधर लाओ। अब यहाँ पे क्या R1 यहाँ पे क्या R2 दोनों साथ में चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन भी साथ में, तो कितना आ जाएगा 0.25 R1 माइनस 0.25 R2, वो इधर से आया, तो अब दोनों में क्या आ रहा है 0.25, तो उसको क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा कितना R2, ठीक है, इक्वल टू, अब ये जो पूरी टर्म बची कितनी बची 3 × या तो 98 डिवाइड बाय 100, तो ये क्या निकल गई अपनी सेकंड इक्वेशन। ये जो 0.25 है उसको अगर मैं वहाँ पे डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा कितना 0.25, और 0.25 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा ओनली 25, तो ये नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाती है, ये वाली स्टेप आ जाती है। अब एक इक्वेशन ये रही और दूसरी इक्वेशन कहाँ पे ये रही, इन दोनों इक्वेशन को इजीली अपन क्या कर सकते हैं सोल्व, और अपने पास किसकी वैल्यू मिल जाती है R1 की और R2 की, ठीक है। जैसे अगर अपन बात करें कि यहाँ पे 98 है और नीचे क्या आ रहा है 25, तो अगर अपन इसको अप्रोक्सीमेट आंसर अगर अपन निकालना चाहे तो कितना निकल सकता है, ये इसे कितने टाइम्स कट रहा है लगभग 4 टाइम्स, 3 × 4 कितना होता है यहाँ पे 12, ठीक है। तो इक्वेशन 2 ये ले लो, इक्वेशन 1 वो रही, तो क्या आ जाएगा R1 प्लस R2, यहाँ पे कितना आ रहा है 98, और वो कितना आ रहा है R1 माइनस R2, कितना आ रहा है वहाँ पे 12। अगर दोनों को करता हूँ मैं क्या कर देता हूँ ऐड, तो अब ऐड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 2R1 और ये दोनों क्या होगा ऐड, और यहाँ पे कितना आ रहा है 98 प्लस 12 कितने होते हैं 1110, और 1110 का मतलब जो है R2 कितना आ जाएगा 1110 अपॉन 2 मतलब 55 वॉट न्यूटन, तो ये तो क्या निकल गया R2। अब R2 पता चल गया तो उस किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके अपन क्या निकाल सकते हैं R1, कैसे निकल जाएगा R1, यहाँ पे देख लो R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे R1 प्लस R2 98। अब अपने को क्या पता चल गया R2 पता चल गया कितना है 55, तो इधर ले जाके 55 क्या कर देंगे माइनस, तो अपन को क्या मिल जाएगा R1 कितना आ जाएगा 8 में से 5 गए तो कितने 3, 9 में से 5 गए तो 4, तो ये क्या आ गया 43 न्यूटन, तो दोनों अपन को मिल गया अप्रोक्सीमेट आंसर से, ठीक है। ज़्यादा फर्क आएगा नहीं फाइनल आंसर में भी, क्योंकि यहाँ पे अपन ने ओनली क्या करा 2 को अप्रोक्सीमेट करा, ठीक है। तो कैसे करना है क्वेश्चन, अगर इक्विलिब्रियम का दे देता है, अगर उसने क्वेश्चन में गिवन है कि इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है कि 3 चीज़ें फिक्स होगी। पहला फोर्सेज जो अपन सबसे पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि फोर्स के लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन के बाद ही क्या पढ़ा अपन है रोटेशनल, तो पहले फोर्स चेक कर लो, तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जिनको अपन को काम में लेना है। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल तो है ही नहीं, इसलिए वो इक्वेशन काम ही नहीं आई। अब क्या बची, एक तो वर्टिकल तो लिख दिया, अपवर्ड फोर्स जितना होगा उतना ही क्या होगा डाउनवर्ड, तो उससे एक इक्वेशन मिल गई, और दूसरी किससे मिल गई टॉर्क से। किसी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क ले सकते हो, लेना किसके अबाउट नहीं है जो कि अपन को चाहिए, जो फोर्स अपन को चाहिए उसके अबाउट नहीं लेना। दूसरा किसके अबाउट लेना है, तो अब उसके अलावा जो दो जितने रिमेनिंग फोर्सेस है उनमें से किसी एक के अबाउट ले लो, ताकि वो वाला जो फोर्स है उसका टॉर्क कितना हो जाए 0। और लास्ट में उन दोनों की इक्वेशन को अपन क्या कर देते हैं इक्वेट, और अपन को क्या मिल जाता है फाइनल आंसर। यस, टॉर्क के बाद जो अपने पास नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है उसका नाम क्या है कपल। अब कपल का वैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कपल का मतलब होता है क्या है पेयर, कि कुल मिला के कितनी चीज़ें हैं 2। अब वो जो कपल होता है वो होता है किसका है फोर्सेस का। मतलब क्या है इसका कि जैसे ये कोई एक बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी के ऊपर जब 2 फोर्स लगते हैं तो क्या उनको कपल बोल देते हैं, नहीं, वो जो 2 फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में क्या होना चाहिए सेम, मैग्नीट्यूड में वो जो 2 फोर्स आप बात कर रहे हो वो क्या होना चाहिए सेम, और उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए अपोजिट। और डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड सेम का मतलब क्या है, जो दोनों फोर्स है वो एक दूसरे क्या होंगे पैरेलल, तब जाके तो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी 2 फोर्स, जैसे एक फोर्स ही जा रहा है ऊपर कितना जा रहा है F1, तो दूसरा जो फोर्स है वो इसके पैरेलल होना चाहिए, मतलब ये लाइन है तो दूसरी ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है,
फोर्स 1 का, तो उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, दूसरा, तो उसका मैंने लाइन ऑफ एक्शन ले लिया मान लो ये। तो अब यहाँ पे मेरे को अप्लाई करना है मान लो दूसरा फोर्स, तो अब उसके डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, अपोजिट। तो अब इसका मतलब अगर ये अपवर्ड जा रहा है तो वो दूसरा कहाँ जाना चाहिए, डाउनवर्ड। ये कौन सा फोर्स हो गया, लेट्स से F2। तो ये जो दो फोर्स है अब ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है, इसका मतलब क्या, F1 किसके इक्वल है, F2 के, और ये दोनों डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट। तो क्या डेफिनेशन हो जाती है, पेयर ऑफ टू फोर्सेस, मतलब दो फोर्सेस का पेयर जो कि मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल, और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। अब ये जो कपल है, अब इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, लेट से डिस्टेंस कितनी है, d, ठीक है। अब बात क्या आती है कि कपल करवाता क्या है, तो कपल क्या करवाता है, कपल बॉडी का ओनली रोटेटरी मोशन करवाता है, टर्निंग इफेक्ट करवाता है। अब ट्रांसलेटरी मोशन करवा सकता है क्या, नहीं। कैसे अपन इस चीज़ को समझ सकते हैं, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपकी साइकिल का हैंडल। जो बाइसिकल होती है, अगर मान लो अगर मैं बाइसिकल चला रहा हूँ, ठीक है, ये मैं बाइसिकल चला रहा हूँ, अब मेरे को अगर मान लो कि लेफ्ट साइड में राइट साइड में टर्न लेना, अब राइट साइड में टर्न लेना है तो मैं करूँगा क्या, ये जो हैंडल, ये वाला जो मेरा हैंड है राइट हैंड, इस राइट हैंड को क्या करूँगा मैं पीछे की तरफ, और राइट हैंड को पीछे करूँगा तो ऑटोमेटिक जो लेफ्ट हैंड का जाएगा आगे की तरफ। तो वो जो हैंडल है वो ओनली क्या कर रहा है, टर्न कर रहा है, ठीक है। तो वो जो अपन हैंडल को पकड़ के करते हैं ऐसे, वो जो हो रहा है वो अपन क्या अप्लाई कर रहे हैं, कपल अप्लाई कर रहे हैं। मतलब दोनों हैंड से फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगर अपन ने जैसे राइट टर्न लिया तो ये ऐसे हुआ मोशन, मतलब ये फोर्स की डायरेक्शन ये, तो अदर फोर्स आगे की तरफ जा रहा है अदर हैंड, और ऐसे अगर मैं लेफ्ट हैंड लेता हूँ तो ये हैंड का जाएगा आगे, तो ये हैंड ऑटोमेटिक आ जाएगा पीछे की तरफ। इसका मतलब वो जो होता है वो क्या, कपल का एग्जांपल। अब यहाँ पे कपल का जो मूवमेंट है वो कैसे अपन कैलकुलेट करें, तो कपल का मूवमेंट अपन क्या करते हैं, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बीच में जो भी जितने भी पॉइंट्स है किसी भी एक पॉइंट के अबाउट, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, मान लो ये पॉइंट है O, इसके अबाउट मेरे को क्या करना है, ये जो कपल है इसका मूवमेंट कैलकुलेट करना है। तो अब ये जो डिस्टेंस है, मान लो ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, ठीक है। अब मेरे को अब टोटल कपल का मूवमेंट कितना होगा, तो दोनों को काउंट कर दो तो देखो अब ऑब्वियसली बात है, ये देखो ये भी कहाँ जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी कहाँ जाना चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज, दोनों क्या होंगे आपस में ऐड होंगे। तो जैसे F1 फोर्स 1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, O से निकाल रहे हैं तो OB, और प्लस दूसरा फोर्स का जा रहा है डाउनवर्ड F2, और उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है AO। लेकिन अपन ने क्या बात करा कि F1 और F2 दोनों क्या इक्वल, तभी तो क्या बनेगा वो कपल। तो मान लो कि वो दोनों किसके इक्वल है, F के। अब F ये भी F है और ये भी F है, तो F क्या आ जाएगा कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा OB प्लस AO। अब OB प्लस AO का मतलब क्या, OB प्लस AO, तो ये टोटल डिस्टेंस है किसके, D के। इसका मतलब FD, इसका मतलब जो मूवमेंट होता है किसका, कपल का, वो किसके इक्वल होता है, दो फोर्स जो कि इक्वल है, तो किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस। फिर से जो मैग्नीट्यूड होता है किसका, कपल का, वो किसके इक्वल होता है, जो दो फोर्सेस है उसमें से किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों सेम है, तो किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड हो जाता है किसका, कपल का। नेक्स्ट चीज अपन क्या निकालते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर जब टॉर्क अप्लाई होता है तो वो टॉर्क उस बॉडी के ऊपर वर्क डन कितना करेगा वो अपन को निकालना है। कैसे इस चीज को समझ सकते हैं कि जैसे एक बॉडी है, ये मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, इस पॉइंट के अबाउट ही क्या करेगी, रोटेट करेगी। मतलब ये मान लो एक मार्कर, तो ये जो पॉइंट है इसका ये क्या फिक्स, इसके अबाउट ये क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। ये एक बॉडी है, इस पॉइंट के अबाउट ही करेगी। अब मान लो कि इस पॉइंट के ऊपर मैंने एक फोर्स अप्लाई करा अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर ये फोर्स मैंने अप्लाई करा, ये फोर्स अगर ऐसे अप्लाई करा, तो ये क्या हो जाती है, इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब अपन को पता है कि कोई भी बॉडी जब रोटेटरी मोशन करती है, मान लो ये कोई बॉडी है, अगर इस पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट अगर ये रोटेट करती है फोर्स की वजह से, तो ये क्या यहाँ पे जो पार्टिकल है, मान लो ये पार्टिकल का नाम है P, तो ये जो P पार्टिकल है इसका कौन सा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन। ऑब्वियसली बात है, अपन ने क्या पढ़ा, डेफिनेशन क्या है कि रोटेटरी मोशन का मतलब क्या है कि बॉडी के जितने भी पार्टिकल है वो किसमें घूमेंगे, सर्कल में घूमेंगे। तो ये जो P पॉइंट है किसमें घूमेगा, सर्कल में। मतलब जो ये P पॉइंट अभी यहाँ है, कुछ टाइम बाद यहाँ होगा, कुछ टाइम बाद यहाँ होगा, कुछ टाइम बाद यहाँ होगा, यही मतलब होता है टॉर्क का। तो मान लो ये कोई पॉइंट है A, तो कुछ टाइम बाद ये पॉइंट कहाँ होगा, एक सर्कल में। मतलब यहाँ से अगर मैं एक सर्कल बनाऊँ पूरा, तो ये अगर मैं सर्कल बनाता हूँ तो कुछ टाइम बाद मान लो ये जो पॉइंट है कब हो जाएगा, A डैश पे। पहले A पे था, अब A डैश पे चला, तो कुछ ना कुछ एंगल यहाँ पे कट हो गया। मान लो जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है, थीटा। मतलब t इक्वल टू 0 पे वो जो पॉइंट था, बॉडी थी कहाँ पे था, पॉइंट A पे। अब t इक्वल टू t टाइम पे, मतलब कुछ टाइम निकलने के बाद में वो पॉइंट कहाँ पहुँच गया, A डैश पे। तो आपने क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आपने उसके ऊपर अप्लाई क्या करा था, फोर्स अप्लाई करा था, और वहाँ से वहाँ तक की कोई डिस्टेंस थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट से वो कितनी थी, d। तो
वो जो फोर्स है उसी फोर्स की वजह से पॉइंट ए से ए डैश पे चला गया। ए से ए डैश जो पाथ है वो कौन सा पाथ है, सर्कुलर पाथ है। मतलब ये जो ए डैश है ये क्या आर्क हो गया। अब ये हो गया आर्क, ये हो गया थीटा और ये क्या हो गया डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर मैं वर्क डन निकालूं, वर्क डन कितना निकल जाता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस अलोंग आर्क ए डैश। क्यों, क्योंकि इस फोर्स की वजह से ही क्या हुआ कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो इतना ही क्या करा होगा, टॉर्क ने वर्क डन करा होगा। तो फोर्स का तो फोर्स, अब डिस्टेंस अलोंग द आर्क, मतलब ये डिस्टेंस मेरे को निकालनी है। मेरे को पता है कि एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर कितना है, ए डैश, रेडियस कितनी निकाली यहाँ पे मैंने, डी, और एंगल कितना है थीटा। तो ए डैश कितना हो जाएगा यहाँ पे, थीटा डी, या फिर डी थीटा जिसको बोल सकते हैं। तो ये हो गया डी थीटा। अब मेरे को पता है कि एफ इंटू डी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ये क्या है फोर्स और ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, टो, और ये क्या हो गया थीटा। इसका मतलब जो वर्क डन निकलता है या फिर वर्क डन बाय टॉर्क किसके इक्वल होता है, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये बहुत कम है, तो इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब डिफरेंशियल अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, लेट से वो कितना डेल थीटा, तो वर्क डन में कितना निकल जाएगा, डेल डब्ल्यू। अब डेल डब्ल्यू अगर वर्क डन यहाँ पे निकल जाता है तो लेट्स एज्यूम कि वो जो टॉर्क है अगर वो वेरी कर रहा है, अगर टॉर्क वेरी कर रहा है तो अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन की जो टोटल वर्क डन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टॉ डी थीटा। ये किसके लिए हो जाएगा, वेरिएबल टॉर्क के लिए। इसके बाद अपन किसकी बात करते हैं, पावर अपन कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पे क्या इक्वेशन है अपनी, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या है, डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या है, टॉ डेल थीटा। अब दोनों साइड में अगर मैं डिवाइड करता हूँ किससे, टाइम से, तो यहाँ पे डेल टी और यहाँ पे भी क्या है डेल टी। तो अब इससे अपन क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन अपॉन टाइम किसके इक्वल होता है, पावर के, और यहाँ से अपना ये कितना निकल जाएगा, टॉ, और डेल थीटा बाय डेल टी किसके इक्वल होता है, ओमेगा के। तो अपना जो पावर का फॉर्मूला होता है वो कितना निकल जाता है, टॉ ओमेगा। ठीक है, तो ये क्या निकल गया अपना कपल क्या होता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि दो पेयर किसका, दो फोर्सेस का जो कि इक्वल और क्या है अपोजिट, और उसका जो मूवमेंट होता है वो क्या हो जाता है, वो कोई भी एक फोर्स मल्टीप्लाई बाय उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। उसके बाद में अपन यहाँ पे क्या निकाली कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर अपन क्या अप्लाई करते हैं, टॉर्क अप्लाई करते हैं, तो उससे उस बॉडी के ऊपर वर्क डन कितना होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि जो टॉर्क क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी वेक्टर है, ये स्केलर है। अब अपन क्या देखते हैं कि जो टॉर्क होता है वो किसका प्रोडक्ट होता है, एक तो पोजीशन का, जो जिस पोजीशन के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और फोर्स का। अब पोजीशन मतलब पोजीशन वेक्टर, और एक क्या है फोर्स। अब पोजीशन वेक्टर, अब ऑब्वियसली बात है नाम से पता चल रहा है कि वो क्या है वेक्टर क्वांटिटी, और फोर्स भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी। तो ऑब्वियसली बात है इनका जो मल्टीप्लिकेशन है टॉर्क, वो भी क्या हुआ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं, लेट से अपन ने 3 डायमेंशन बना दिए, ये ले लो कोई भी एक एक्स, ये वाई और ये जेड। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि आपका क्या एक पार्टिकल है, एक पॉइंट है पी पॉइंट। इस पी पॉइंट के ऊपर अगर मैं क्या करता हूँ, फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो ये मैंने इसके ऊपर क्या करा, फोर्स अप्लाई करा, ये फोर्स अप्लाई करा। अब इसका जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से, ये क्या है इसका पोजीशन वेक्टर आर, और ये क्या है यहाँ पे फोर्स वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि अब यहाँ पे जो टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क वो भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी। तो जो वेक्टर टर्म्स में इसको डिफाइन किया जाता है वो क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड द फोर्स वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कितना है, आर क्रॉस फोर्स वेक्टर। तो ये क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है किस किस का, पोजीशन वेक्टर का और फोर्स वेक्टर का। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ पे क्रॉस हटाता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर एफ साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है वहाँ पे साइन। अब बात ये आती है कि यहाँ पे जो अपन ने निकाला टॉर्क, अब इस टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालें, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या निकलती है डायरेक्शन। अब क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन याद करो कैसे निकलती है, राइट हैंड थंब रूल से। क्या बोलता है राइट हैंड थंब रूल, कि मतलब जो फर्स्ट वेक्टर है उससे आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड को ऐसे स्ट्रेच कर लेना है, और राइट हैंड को स्ट्रेच करने के बाद आपको फिंगर्स को कर्ल करना है। किधर की तरफ कर्ल करना है, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड की तरफ कर्ल करना है। और जो थंब की डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन होगी, टॉर्क की डायरेक्शन होगी, जिसको आप निकाल रहे हो, निकाल किसके रहे हो, टॉर्क को। तो फिंगर्स को कर्ल करना है, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल करना है इधर। ठीक है, और जो थंब की डायरेक्शन होगी वो क्या दे देगी आपको, टॉर्क की डायरेक्शन। अब यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर कौन है, पोजीशन। अब पोजीशन से मेरे को कर्ल करना है किसकी तरफ, फोर्स की तरफ। अब पोजीशन वेक्टर ये रहा, फोर्स तो इसके आगे जा रहा है, तो अब इसको निकाला कैसे, तो अब इसका मतलब यहाँ पे ये जो एंगल है ये भी कैसे निकाले, तो अब एंगल जो है वो किस किस के बीच का एंगल है, पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच का। तो ये जो एंगल है इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, थीटा। अब
डायरेक्शन निकालने के लिए बहुत इजीली अपन को पता है कि अपन वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं बिना उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए। तो ये वेक्टर है, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ जहाँ से आर ओरिजिनेट हो रहा है, तो ये मैंने इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया। तो पैरेलल शिफ्ट करने से क्या हो गया कि ये जो थीटा है ये यहाँ पे क्या हो गया थीटा। अब मेरे को क्या पता चल गया कि यहाँ पे मैं इजीली डायरेक्शन निकाल सकता हूँ। कैसे, वो देखो, ये मैंने राइट हैंड लिया, अब नीचे की तरफ क्या, इधर की तरफ क्या आर और ऊपर की तरफ क्या एफ, तो आर से एफ की तरफ मैंने क्या करा, फिंगर्स को कट। तो यहाँ पे मेरे को जो डायरेक्शन मिली वो डायरेक्शन कौन सी मिली, अपवर्ड, मतलब जो टॉर्क की डायरेक्शन हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी। और अगर मैं इस फोर्स को ऐसे अप्लाई करता हूँ तो अब उस वहाँ से मेरे को जो डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी वो कैसे निकालनी पड़ेगी, ऐसे। ऑब्वियसली बात है, तो जो टॉर्क की डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड। मतलब फोर्स की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड होती है डायरेक्शन किसकी, टॉर्क की। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या आती है कि यहाँ पे ये आ क्या रहा है, फाइनल फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या है कि साइन मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम कब होता है 90 डिग्री पे, और मिनिमम कब होगा, साइन मिनिमम कितना होता है, जीरो। जीरो कब कब होता है, साइन जीरो के ऊपर और 180 के ऊपर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि फोर्स और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल है, तो इसका मतलब अगर आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो जो फोर्स है वो मैक्सिमम होगा, मतलब जो टॉर्क बनेगा वो मैक्सिमम टॉर्क होगा। मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, जब फोर्स और पोजिशन वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90। मतलब अगर ये बॉडी है, मान लो ये एक रोड है, ठीक है, ये इस पॉइंट के अबाउट क्या कर सकती है, घूम सकती है, मतलब ऐसे ही बेंड कर सकती है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं फोर्स ऐसे अप्लाई करता हूँ, ऐसे अप्लाई करने का मतलब क्या है, ये तो डायरेक्शन हो गई किसकी, फोर्स की, और ये इस पॉइंट के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये जो है ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। अगर ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो उस केस में जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। लेकिन अगर ये एंगल 90 डिग्री नहीं होता है तो उससे क्या होगा। अब एक चीज़ देखना, यही मैं डायग्राम वापिस बना रहा हूँ, ठीक है, ये क्या करा, यहाँ पे मैंने ये बॉडी ली, अब इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई करा वो मैंने फोर्स अप्लाई करा ऐसे। इसका मतलब क्या है कि 90 डिग्री अप्लाई ना करके किसी और एंगल पे अप्लाई करा। और एंगल का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो, अब इसको मैं दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकता हूँ। अब बात आती है कि इसके, अब ये जो फोर्स है इसके क्या हो जाएंगे कंपोनेंट्स, क्योंकि ये ना तो एक्स डायरेक्शन में ना वाई डायरेक्शन में। अब ये क्या है आर, तो अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ तो ये लाइन ऑफ एक्शन किसका हो गया, फोर्स का, और ये क्या है पोजीशन, इनके बीच का एंगल ही क्या होता है, थीटा। अब ये अगर एंगल थीटा है तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट करूँ तो एक कंपोनेंट कौन सा होगा, ये वाला। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, और ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट कितना निकल जाएगा, एफ कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना निकल जाएगा, एफ साइन थीटा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर मैं फोर्स अगर एक एंगल पे अप्लाई करता हूँ तो इस चीज को जो बेंड करवा रहा है वो कौन सा कंपोनेंट है, ये पॉइंट के जो बेंड हो रहा है वो कौन सा कंपोनेंट है, एफ साइन थीटा से। तो जो बेंडिंग वाला होगा, टर्निंग इफेक्ट जिसको अपन बोलते हैं, टॉर्क जिसको बोलते हैं, मूवमेंट जिसको बोलते हैं, तो वो जो टर्निंग इफेक्ट है वो इस पॉइंट P के ऊपर अप्लाई कर कौन रहा है, एफ साइन थीटा अप्लाई कर रहा है, क्योंकि एफ कोस थीटा तो क्या कर रहा है, उस पॉइंट को अंदर ही घुसा रहा है। मतलब इस जिसके अबाउट वो घूमना चाह रहा है उस पॉइंट के अबाउट उस एक्सिस से ही पास हो गया, क्योंकि एक्सिस ये रहा, ये देखो ये एक्सिस है, तो ये जो एफ कोस थीटा लग रहा है ये एफ कोस थीटा का लग रहा है अलोंग द एक्सिस, मतलब जिस पॉइंट के अबाउट उसको टर्न होना है उसी के अबाउट लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि घुमाने वाला काम ओनली किसने करा, एफ साइन थीटा ने। अब टोटल एक फोर्स था एफ, उसके हो गए दो कंपोनेंट और बस एक कंपोनेंट काम आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर वो एंगल यहाँ पे ये जो एंगल है 90 से क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब अगर ये एंगल 90 डिग्री से कम होता है, इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स है वो मैक्सिमम नहीं होगा। तो मैक्सिमम ओनली कब होता है, जब वो कितना होता है 90, 0 to 90 है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लगेगा तो सही लेकिन मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि यही डायग्राम वापस बना रहा हूँ कि ये एक बॉडी है और मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ वो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ ऐसे, तो इससे कुछ टर्निंग इफेक्ट आएगा क्या, मेरे को ये बताओ। अब ये मैंने फोर्स अप्लाई करा, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हो गया, यहाँ से। अब जहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है वहीं से मेरा लाइन ऑफ एक्शन पास हो गया, इसका मतलब फोर्स पास हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो टॉर्क होगा, टॉर्क होता है क्या है, एफ डी साइन थीटा। मान लो ये जो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है वो डिस्टेंस कितनी है, एफ डी और साइन थीटा। अब साइन यहाँ पे कितना आ रहा है, 0, क्योंकि जो पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 0। इसका मतलब क्या है कि अगर जो फोर्स है वो अगर जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट करने वाली है उसी पॉइंट के ऊपर अगर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन होता है तो उसके इसमें जो आपका टॉर्क होता है वो कितना हो जाता है, 0। तो इसलिए अगर अपन बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में मैंने गेट का एग्जांपल दिया था, ये जैसे अपना गेट है, ठीक है, ये गेट है। अब अपन जो फोर्स है, अब
या तो उसको पकड़ के कहाँ लो बाहर या फिर कहाँ लो अंदर, तो आपको पता है कि टर्निंग इफेक्ट होगा। लेकिन मैं गेट को यहाँ से पकड़ के गेट को ही दबा रहा हूँ, गेट को दबा रहा हूँ मतलब जो मेरा फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है वो किसके अबाउट है, जिस पॉइंट के अबाउट उसको घूमना है। तो उस केस में गेट घूमेगा क्या, नहीं घूमेगा, वो अपनी जगह पे ही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि टर्निंग इफेक्ट अगर आपको चाहिए तो थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी पड़ेगी, और अगर वो थीटा की वैल्यू आप 0 कर देते हो या 180 कर देते हो तो टॉर्क अपन को नहीं मिलता। मैक्सिमम कब मिलता है, जब 90 डिग्री होता है। इसीलिए अपन देखते हैं कि जो गेट है उसका जो हैंडल है वो हैंडल अपन फोर्स कैसे लगाते हैं, 90 डिग्री के ऊपर फोर्स लगाते हैं। मतलब ये आउटवर्ड क्या है, फोर्स, और इधर क्या है, हिंज की पोजीशन। तो यहाँ से जो एंगल बनता है वो कितना हो जाता है, 90 डिग्री। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है वो अपने पास में क्या है, एंगुलर मोमेंटम। अभी तक अपन ने प्रीवियस चैप्टर तक क्या पढ़ा हुआ है, लीनियर मोमेंटम। अब जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम। ऑब्वियसली बात है जब ट्रांसलेटरी मोशन है तब क्या लीनियर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगुलर। अब सबसे पहले बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये अपन को बिल्कुल सिंपल टर्म्स में पता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है तो याद करो, मैंने बताया था कि मतलब क्या है मोमेंटम का। तो किसी भी बॉडी के मोशन को, कौन सा मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन को डिफाइन करने के लिए दो चीज चाहिए होती है, मास और उसकी वेलोसिटी। तभी अपन क्या मेजर कर पाएंगे, उसके मोशन को मेजर कर पाएंगे। कौन सा मोशन होता है वो, लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। अब बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सेम कि जब उसका एंगुलर मोशन मेजर करना हो, टर्निंग मोशन या रोटेशनल मोशन जिसको बोल सकते हैं, तो लीनियर मोशन मेजर करने के लिए क्या था, लीनियर मोमेंटम। तो टर्निंग मोशन बोल सकते हैं या रोटेटरी मोशन मेजर करने के लिए क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को अपन समझ कैसे सकते हैं कि कोई बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अब कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो वो डिपेंड है कि वो अपन कौन से पोजीशन की बात कर रहे हैं। मान लो कि कोई सर्कुलर डिस्क है, जैसे सर्कुलर डिस्क है, अभी सर्कुलर डिस्क के अंदर मान लो कि ये डिस्क है, तो वो डिस्क क्या अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है। जैसे इधर से देखो ये डिस्क है, तो ये अपने एक्सिस के अबाउट अगर घूम रही है, तो अगर ये अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, वो भी घूम रहा होगा उसके सर्कुलर मोशन में, क्योंकि अपन को पता है कि अगर बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है मतलब सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। यहाँ पे कोई पॉइंट है लाइट से, यहाँ पे कोई पॉइंट है बी, वो भी क्या कर रहा है, अपना सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इन दोनों के जो सर्कुलर मोशन है उनमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखो ये पार्टिकल भी घूम रहा है, मतलब ये पार्टिकल सेम टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है उतना ही ये बी पार्टिकल सेम टाइम में उतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस किसका है, इन दोनों में डिफरेंस है इस डिस्टेंस का। ये जो डिस्टेंस आ रही है इन पॉइंट की, जैसे ये कितनी हो जाती है ओ ए और ये कितनी हो जाती है ओ बी, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो रेडियस है इनके सर्कुलर मोशन की, ये चेंज हो रही है। मतलब ये रेडियस डिफाइन कर रही है। पहले तो ओनली क्या था कि ये पार्टिकल का, अब जैसे कोई ये सरफेस और सरफेस के ऊपर एम मास का पार्टिकल v स्पीड से आगे चल रहा है, तो लीनियर मोशन में ओनली किससे मतलब था कि उस बॉडी जो चल रही है उसका मास क्या है और उसकी स्पीड वेलोसिटी क्या है, बस इससे अपन को मतलब था। लेकिन यहाँ पे देखो, जो मान लो ये ए वाला पार्टिकल है तो इसका कुछ मास होगा और इस चीज चल रहा है तो इसकी एक स्पीड है, तो इसका एक मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। लेकिन और ऐसे ही बी पार्टिकल का मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। अब मेन चीज क्या आ जाती है, जो डिफरेंशिएट कर रही है इसके अलावा भी जो चाहिए अपन को डिफाइन करने के लिए, वो क्या है, जिस पॉइंट के अबाउट या जिस एक्सिस के अबाउट ये दोनों क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, उस एक्सिस से इनकी डिस्टेंस कितनी है। मतलब ये तीन चीजें यहाँ पे चाहिए। वहां पे क्या था, जो लीनियर मोमेंटम था, लीनियर मोमेंटम किससे डिफाइन करते हैं उसको, P से, वो क्या था, प्रोडक्ट था। किस किस का प्रोडक्ट था, मास और वेलोसिटी का। अब यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसे डिफाइन करते हैं अपन उसको, L से। वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय उनके बीच की जो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, R। ये जो डिस्टेंस है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम का अपन क्या ले रहे हैं, मोमेंट ले रहे हैं लीनियर, क्योंकि वही हो गया ना, ये मोमेंटम की डायरेक्शन थी लीनियर मोमेंटम की, और ये क्या, उसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लीनियर मोमेंटम का जो मोमेंट होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, MVR, एंगुलर मोमेंटम। और इसको भी अपन वेक्टर टर्म में बोल सकते हैं, क्योंकि जो लीनियर मोमेंटम है वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और अपन ने इसका जो पोजीशन वेक्टर लिया परपेंडिकुलर, वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर एंगुलर मोमेंटम को मैं वेक्टर टर्म्स में अगर अब इसको यहाँ पे डिफाइन करता हूँ तो L से इसको डिनोट करते हैं, तो L वेक्टर क्या हो जाता है, पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई बाय उसके लीनियर मोमेंटम का वेक्टर। तो और इसको क्या लिख सकते हैं, RP sin थीटा। तो जैसे अपन ने बात करी थी टॉर्क की, वैसे यहाँ पे बात हो गई किसकी, लीनियर मोमेंटम की। तो अब sin थीटा आ गया, तो ये जो मैक्सिमम होगा एंगुलर मोमेंटम वो कब होगा, साइन मैक्सिमम कब होता है, 1, साइन मैक्सिमम कितने, 1 कब होता है, 90 डिग्री पे। तो ये मैक्सिमम, इसका मतलब जो लीनियर मोमेंटम और जिस एक्सिस के अबाउट उसका मोशन हो रहा है, अगर वो एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम। और अगर वो एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, तो एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, मिनिमम।
और वहाँ पे अपन ने फोर्स पढ़ा तो यहाँ पे क्या पढ़ा उसका टॉर्क, और वहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा था लीनियर मोमेंटम, तो यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ लिया एंगुलर मोमेंटम। अब वहाँ पे अपन ने एक रिलेशन देखा था, कौन सा रिलेशन था कि जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, वो किसके इक्वल होता है, फोर्स के। इसका मतलब यहाँ पे भी वो रिलेशन होना चाहिए। वो रिलेशन कैसे यहाँ पे निकालते हैं, तो दोनों की इक्वेशंस अपन एक बार देखते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी, टॉर्क की इक्वेशन। टॉर्क की इक्वेशन कितनी होती है, टॉर्क इक्वल टू पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स वेक्टर, और ऐसे एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, पोजीशन वेक्टर इनटू लीनियर मोमेंटम। तो ये जो इक्वेशन है, मान लो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। तो अगर मैं इक्वेशन 2 जो है इसका क्या करता हूँ, डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे dl/dt टाइम के रेस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पे देखो दो टर्म आ गए, दो टर्म आ गए तो दोनों का क्या होगा, इंडिविजुअल, क्योंकि ये भी टाइम के साथ चेंज होता है, ये भी टाइम के साथ चेंज हो जाता है, दोनों कॉन्स्टेंट नहीं है। तो मान लो मैंने इसको मान लिया कितना u, इसको मान लिया कितना v। तो अब u v का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, पहले u को रखो, तो u को रख दिया और डिफरेंशिएशन कर दो किसका, p का, तो dp/dt प्लस इसको ऐसे रहने दो तो p वेक्टर, और अब इसका डिफरेंशिएशन तो कितना हो जाएगा, d/dt ऑफ r। ठीक है, यही होता है, पहले u को कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन, प्लस v को कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन। अब r का r और dp/dt चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम अपन को पता है कितना होता है, फोर्स। तो ये इसको अपन क्या लिख सकते हैं, फोर्स। ठीक है, अब बात आती है किसकी, इसकी, प्लस p और dr पोजीशन, ये क्या r क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, v। पर अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है, P क्रॉस V। P क्या होता है ऑलरेडी, मोमेंटम। P ऑलरेडी होता है क्या है, मोमेंटम होता है। P को अपन क्या लिख सकते हैं, mv वेक्टर, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या जा रहा है, v वेक्टर। v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। अब क्रॉस प्रोडक्ट सेम क्वांटिटीज का क्या होता है, अपन को पता है, जीरो। फॉर एग्जाम्पल जैसे i क्रॉस i कितना होता है, जीरो, क्योंकि बीच का एंगल कितना होता है, साइन, और सेम है तो साइन कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये जो प्रोडक्ट है कितना जाएगा, जीरो। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है, ये कंप्लीट क्वांटिटी कितनी हो गई, जीरो। और यहाँ पे ओनली कितना बचा कि dl/dt, ये जो आ रहा है, ये कितना आ रहा है, r क्रॉस f। अब r क्रॉस जो f है, r क्रॉस f को अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, टो। तो इसका मतलब क्या है, अपनी जो इक्वेशन आ जाती है वो क्या आ जाती है कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपन को क्या देता है, टॉर्क। तो ये बिल्कुल एनालोगस है, किसके एनालोगस है, कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपन को क्या देता है, फोर्स। तो ऑब्वियसली बात है कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपन को क्या देगा, टॉर्क। देखो चीज़ें बिल्कुल सेम है, वहाँ पे अपन ने यही चीज़ें किसकी टर्म्स में पढ़ी थी, लीनियर टर्म्स में। यहाँ अपन उसी चीज़ों को किसकी टर्म्स में पढ़ रहे हैं, एंगुलर टर्म्स में, रोटेशनल टर्म्स में। ठीक है, थैंक यू।